विद्यार्थियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका हमारे चैनल द स्कॉलर लाइव पर स्वागत है। छात्रों, हम आज आपको पॉलिटी यानी राजनीति शास्त्र में आपको पढ़ाने जा रहे हैं संवैधानिक विकास। यहीं से अर्थात संवैधानिक विकास से ही हमारे पॉलिटी की शुरुआत होती है, क्योंकि भारत में जो संविधान वर्तमान में है इसके सदियों पूर्व से इसके विकास की प्रक्रिया चल रही थी। इसलिए हम लोगों को संवैधानिक विकास के बारे में फर्स्ट चैप्टर के रूप में जानना होता है। संवैधानिक विकास, देखिए, भारत में जो संवैधानिक विकास की बात आती है वह वास्तव में अंग्रेजों के आने के बाद से ही शुरू हो गई थी। एक तरह से देखा जाए तो भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत अंग्रेजों के आने के बाद से ही शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने अपने शासन को एक तरह से कुछ नियम कानून और विधानों के अनुसार चलाना शुरू किया, जो उनके लिए इंग्लैंड की संसद या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देते थे, या इंग्लैंड की शासन प्रणाली वहां से देती थी, उसके अनुसार ये लोग चलते थे। इनका कुछ भी कि मेरे वचन ही शासन है, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक, ऐसा इनके साथ नहीं था, बल्कि इंग्लैंड की संसद या इंग्लैंड की महारानी शासन प्रणाली जो कुछ भी नियम कानून विधान इनके लिए भेजती थी, उसी अनुसार यहाँ के गवर्नर जनरल भारत में शासन चलाते थे। इस तरह से देखा जाए तो अंग्रेजों के आने के बाद से भारत में एक संवैधानिक विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन क्या वह एकदम से पहले शुरू हो गई? नहीं, आंशिक रूप से तो किसी समय से भी माना जा सकता है कि इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन बेहतर ढंग से संवैधानिक विकास की प्रक्रिया शुरू होती है 1773 से। 1773 से देखिए कैसे शुरू होती है। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर ये प्रक्रिया शुरू कैसे हुई। विद्यार्थियों, आप ये जानिए कि 1772 में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बनकर आए। हालांकि प्लासी के युद्ध 1757 को जीत लेने के बाद क्लाइव को लॉर्ड क्लाइव बना करके बंगाल का गवर्नर बना दिया गया था। यानी क्लाइव लॉर्ड क्लाइव हो गए और वो बंगाल के गवर्नर बन गए थे। यानी क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे। क्लाइव के बाद फिर बंगाल के गवर्नर हुए वेरेलास्ट, फिर हुए वेंसिटार्ट, फिर हुए लियोकार्टियस, और उसके बाद आए वारेन हेस्टिंग्स। तो द्वैध शासन प्रणाली वगैरह के माध्यम से कुछ न कुछ क्लाइव, लियोकार्टियस, वेंसिटार्ट, वेरेलास्ट वगैरह चल तो रहे थे, लेकिन अभी इंग्लैंड की तरफ से विधिवत कोई विधान या कानून बनाकर नहीं भेजा जा रहा था। कंपनी अपने आप में ऑटोनोमस थी, बस इंग्लैंड की सरकार उन्हें मान्यता दी थी, इतना ही था। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स जब इंग्लैंड से बंगाल के गवर्नर बनकर आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल उन्हें भेजता है, तो ऐसे में उन्होंने यहां पर एक चीज देखी, और वो था कि कंपनी की माली हालत बहुत खराब थी। कंपनी पूरी तरह से आर्थिक रूप से दरिद्र हो चुकी थी, और वारेन हेस्टिंग्स का सोचना था कि इस स्थिति में क्या किया जा सकता है। वारेन हेस्टिंग्स ने एक विचार किया कि क्यों ना इस कंपनी को, अब जबकि मैं गवर्नर होकर आया हूं, तो थोड़ा चला दो। किस तरह से चलाया जाए? इसके लिए कर्ज की जरूरत होगी, पैसे की जरूरत होगी, क्योंकि कंपनी की माली हालत पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि कंपनी के अधिकारी, कंपनी के कर्मचारी ये पूरी तरह भ्रष्ट हो चुके थे। वारेन हेस्टिंग्स ने पाया कि कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह भ्रष्ट हैं, और दूसरी चीज, अनवरत लगातार यहां पर युद्ध चल रही है अंग्रेजों से और भारतीय शक्तियों से। तो न तो ये भारतीय शक्तियों से किसी प्रकार से मदद पा सकते थे, और न ही अन्य कोई स्रोत इन्हें मदद दे सकते थे। यानी नहीं कंपनी की अपनी ऐसी स्थिति थी। मजबूर होकर के वारेन हेस्टिंग्स ने अपनी गृह सरकार से कर्ज लेने का प्रयास किया। वारेन हेस्टिंग्स, जिन्हें लगभग 10 लाख पाउंड कर्ज की जरूरत थी, उन्होंने अंततः इंग्लैंड के महारानी से 10 लाख पाउंड की दरकार की कि हमें कम से कम 10 लाख पाउंड कर्ज चाहिए। इंग्लैंड की महारानी की तरफ से इंग्लैंड की सरकार ने कहा कि हम आपको कर्ज तो देंगे, लेकिन तब हम आपको कुछ अपने नियम कानून विधान में बांधेंगे, यानी तब आपको हमारे नियम कानून के अनुसार चलना होगा। शर्त स्वीकार हो तो 10 लाख पाउंड मिल जाए। वारेन हेस्टिंग्स मजबूर थे, मरता क्या नहीं करता जैसी स्थिति थी। वारेन हेस्टिंग्स ने इंग्लैंड की महारानी की तरफ से
संसद का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि हम आपके नियम विधान के अनुसार भारत में शासन संचालन करेंगे, चलाएंगे, आपके मातहत होकर रहेंगे। तो इंग्लैंड की महारानी की यह प्रस्ताव जब उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम आपको नियम कानून में बांधेंगे, और जब यह प्रस्ताव स्वीकार हो गया तो इंग्लैंड की महारानी की तरफ से इंग्लैंड की संसद ने भेजा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इंग्लैंड की संसद द्वारा भारत के लिए भेजा गया पहला कानून था, या कंपनी के ऊपर नियंत्रण करने का पहला प्रयास था, रेगुलेटिंग एक्ट। अर्थात इन परिस्थितियों में जबकि इन्होंने स्वीकार कर लिया कि मुझे 10 लाख पाउंड चाहिए, आप जो भी करें, तो इंग्लैंड की सरकार ने 10 लाख पाउंड दिया, और 10 लाख पाउंड देने के बाद कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भेजा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत देखिए उसने क्या क्या कानून भेजे। रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहले इंग्लैंड की सरकार ने जो वारन हेस्टिंग्स थे, बंगाल के गवर्नर, उनको गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल के जो गवर्नर थे वारन हेस्टिंग्स, इनको गवर्नर जनरल बना दिया, और इनको गवर्नर जनरल बना करके कहा कि आपका शेष तीनों प्रेसिडेंसियों पर अधिकार होगा। यानी उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 मातहत कस्बे होते थे, कलकत्ता, मद्रास, बंबई, 3 कस्बे, 3 प्रेसिडेंसी नगर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में थे। और इंग्लैंड की संसद ने कहा कि वारन हेस्टिंग्स आपको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है, गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। क्यों? आप इसलिए गवर्नर जनरल हुए क्योंकि आपका कलकत्ता के साथ साथ बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी पर भी पर्यवेक्षण का अधिकार होगा। तो ये पहले कानून के अनुसार ये गवर्नर जनरल बन गए बंगाल के, यानी गवर्नर बनकर आ गए थे और गवर्नर जनरल नियुक्त हो गए, यानी ये वारन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बन गए। ठीक, कानून नंबर 1। दूसरा देखिए, गवर्नर जनरल की एक परिषद बनाई गई। गवर्नर जनरल की एक परिषद बनी, एक काउंसिल बनी। इंग्लैंड की संसद का कहना था कि गवर्नर जनरल तो बन जाएगा, लेकिन वह एक परिषद के माध्यम से काम करेगा, एक काउंसिल के माध्यम से काम करेगा, और उसके कुल 4 सदस्य होंगे। ये देखिए, गवर्नर जनरल की एक परिषद बनाई गई और उसके 4 सदस्य बने, क्लेवरिंग, मानसन, फ्रांसिस और बारवेल। ये फ्रांसिस है और आगे बारवेल है। ठीक, ये उनकी परिषद बनी, इसके 4 सदस्य थे। यानी गवर्नर जनरल इन चारों सदस्यों के सहमति के बाद ही कोई निर्णय ले सकता था, ऐसा आया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की जाएगी। ठीक, इनका कहना था कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा, ये 24 सदस्यीय होगा। इंग्लैंड की संसद का कहना था कि आप कंपनी में जितने शेयर धारक हैं, आपका एक बोर्ड बना दिया जाए, है ना, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनको हिंदी में कहा जाता है निदेशक मंडल, है ना, ये निदेशक मंडल भी कहे जाते हैं। ठीक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना भी हुई। इसी समय कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और इसके प्रथम न्यायाधीश एलिजा इम्पे हुए, है ना, ये प्रथम न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। ठीक, ये देख लीजिए, इतनी चीजें कलकत्ता में काउंसिल बना करके आखिरकार इंग्लैंड की सरकार ने भेजा कि आपको एक काउंसिल दी जा रही है, इसमें 4 सदस्य होंगे, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना होगी, इसके कुल 24 सदस्य, इनको निदेशक मंडल भी कहा जाएगा। और इसके बाद कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ये इसके प्रथम न्यायाधीश का नाम था एलिजा इम्पे। ये इतनी चीजें रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में भेजा गया। ठीक, क्लियर कर लीजिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में। क्यों आया? क्योंकि गवर्नर जनरल या गवर्नर वारेन हेस्टिंग को 10 लाख कर्ज की जरूरत थी, तो उनको ये विधान दिया गया कि देंगे कर्ज, लेकिन ये इसको मानो, तो मान लिया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ये भारत के संवैधानिक विकास का एक प्रथम मजबूत कड़ी है। ठीक, इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसमें कहा गया कि जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट है, इसमें से सभी अंग्रेज बस्ती के लोग अपने झगड़े सुलझाएंगे। ये कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता गवर्नर जनरल उनकी परिषद पर भी होगी। ये सारी चीजें थी, तो काम करने में थोड़ी समस्या हो रही थी। इसीलिए इसी समय एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट आया 1781 में। ठीक, सेटलमेंट एक्ट।
इस सेटलमेंट एक्ट में जान लीजिए क्या क्या है। सेटलमेंट एक्ट आया 1781 में, ये कुछ संशोधन कर दिया गया। इंग्लैंड की सरकार का कहना था कि कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से बाहर कर दिए जाएंगे गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के लोग, है ना। यहां क्या कहा गया, सेटलमेंट एक्ट में था कि कलकत्ता या गवर्नर जनरल प्लस उनकी परिषद कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से बाहर की अधिकारिता से बाहर कर दी गई। ये देखिए, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से बाहर कब कर दी गई, गवर्नर जनरल उनकी परिषद, सेटलमेंट एक्ट 1781 के द्वारा, यानी एक संशोधन कर दिया गया। और भी इसमें कई चीजें थी। इसमें कहा गया कि 5000 से अधिक के जो मामले अगर सुप्रीम कोर्ट में आते हो तो वो इंग्लैंड की महारानी की कोर्ट में सुने जाएंगे, यानी इंग्लैंड की महारानी उसकी सुनवाई कर सकेंगी, ये भी कहा गया इसमें। और गवर्नर जनरल और उनकी परिषद को सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर कर दिया गया। ये आया 1781 के एक्ट के द्वारा। ठीक, आपने देखा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किस तरह से किन परिस्थितियों में आई। अगला हम देखते हैं, एक चीज और भी थी, आगे चलकर के गवर्नर जनरल को अभी और भी पैसों की दरकार थी, तो इसमें कहा गया था कि ठीक है 10 वर्ष बाद इसको फिर से रिन्यूअल भी किया जाएगा, यदि कर्ज की जरूरत हुई तो आपको कर्ज भी दे दिया जाएगा। तो देखिए इन परिस्थितियों में आती है पिट्स का इंडिया एक्ट 1784। पिट्स का इंडिया एक्ट 1784, अभी हमने आपको बताया कि 1773 1083 होना चाहिए क्योंकि 10 साल में उसको रिन्यूअल किया जाना था। तो 84 कैसे हो गया, इसका एक बड़ा कारण है। इसका बड़ा कारण यह है कि 1783 में इंग्लैंड में लॉर्ड नॉर्थ प्रधानमंत्री होते थे। कौन, लॉर्ड नॉर्थ। इंग्लैंड में लॉर्ड नॉर्थ जो प्राइम मिनिस्टर होते थे, उनकी मिलीजुली सरकार होती थी लॉर्ड फॉक्स के साथ, अर्थात लॉर्ड फॉक्स जो थे लॉर्ड नॉर्थ के साथ मिलकर सरकार चलाते हुए अलायंस पार्टी थे, है ना। हमारे देश में अभी भी तो कभी कभी सहयोगी दल से मिलाकर सरकारें चलती हैं। तो लॉर्ड नॉर्थ प्रधानमंत्री थे और उनके सहयोगी दल के नेता थे लॉर्ड फॉक्स। जिस समय लॉर्ड नॉर्थ ने इंडिया एक्ट को संसद में पेश किया, लगता है कभी क्रॉस वोटिंग हो गई होगी और इस क्रॉस वोटिंग के फलस्वरूप आखिरकार लॉर्ड नॉर्थ प्रस्ताव पारित नहीं करवा पाए। और जब प्रस्ताव पारित नहीं करवा पाए तो विद्यार्थियों आप जानते होंगे, यदि कोई सरकारी प्रस्ताव गिर जाए तो सरकार को नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देना पड़ता है। और यहां ऐसा ही हुआ, सरकारी प्रस्ताव इंडिया एक्ट 1783 में गिर गया और लॉर्ड नॉर्थ को नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देना पड़ा। और चुनाव होते होते साल भर बीत गए। 1784 में नई पार्टी चुनाव जीत कर आई और विलियम पिट इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हुए। और विलियम पिट ने संसद में अपना इंडिया एक्ट प्रस्ताव रखा और वो आराम से पास हो गया। 1784 में इसी इंडिया एक्ट को, जिसे पिट ने संसद से पास करवाया था, उसे कहा गया पिट्स का इंडिया एक्ट। पिट्स का इंडिया एक्ट, यानी आप यहां नीचे लिख सकते हैं कि प्रथम और अंतिम बार ऐसी घटना घटी कि भारतीय मामले पर इंग्लैंड की सरकार गिरी थी। ये पहली बार ऐसी घटना घटी थी तथा पीएम लॉर्ड नॉर्थ को त्यागपत्र देना पड़ा। ये पहली बार ऐसी घटना घटी थी। इसके बाद फिर कभी नहीं ऐसा हुआ। ठीक, पिट्स का इंडिया एक्ट इस लॉर्ड नॉर्थ के त्यागपत्र के बाद आया। और पिट्स के इंडिया एक्ट 1784 में जो चीजें इंग्लैंड की संसद ने कंपनी को दिया, जो कानून विधान बनाकर दिया, उसमें देखिए
पिट्स का इंडिया एक्ट जो 1784 में पारित हुआ, इस इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्य को बांट दिया गया। अब तक प्रशासनिक और व्यापारिक कार्य दोनों वहां की, यानी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे देश में कार्यरत थी, दोनों वही करती थी, लेकिन अब इसको बांट दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होता था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो था नहीं, केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही था। निदेशक मंडल यानी कंपनियों के निदेशक मंडल जो कंपनी चलाते थे शेयर में लोग 2400 लोग मिलके, ये निदेशक मंडल ही सारा कार्य करता था। लेकिन अब कंपनी के व्यापारिक कार्य निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सौंप दिया गया और कंपनी के प्रशासनिक कार्य को बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सौंप दिया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक प्रशासनिक कार्य जो बांटे गए, इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ये 16 सदस्यीय होता था। क्वेश्चन बन सकता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब हुई, तो 1784 के पिट्स के इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई। हिंदी में इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल को नियंत्रण मंडल भी कहा जाता है, हिंदी में, है ना, इसको नियंत्रण मंडल भी कहा जा सकता है। यह 16 सदस्यीय था ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना कब हुई, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दो चीजें आ गई। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो पहले से ही कार्यरत था, लेकिन जब 1784 में व्यापारिक प्रशासनिक कार्य बंट गए तो व्यापारिक कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखता था और प्रशासनिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ठीक, ये इतना कार्य इसमें महत्वपूर्ण रूप से किया गया। इसमें एक चीज और आया, ध्यान रहे कि वारेन हेस्टिंग के जाने के बाद इंग्लैंड की सरकार लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल बनाना चाहती थी। भारत नहीं, बंगाल का। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाना था इंग्लैंड की महारानी के द्वारा। इसलिए इंग्लैंड के सामने कॉर्नवालिस ने एक प्रस्ताव रख दिया कि मैं गवर्नर जनरल बनकर इस तरह नहीं जाऊंगा, यदि मुझे कमांडर इन चीफ की भी पावर दे दी जाए, क्योंकि अभी तो व्यापारिक और प्रशासनिक कार्य बढ़ गए ना, लेकिन उनका कहना था मुझे व्यापारिक कार्य भी दिए जाएं और मुझे सैनिक कार्य भी दिए जाएं, अर्थात मैं गवर्नर जनरल भी रहूं और गवर्नर जनरल के साथ साथ मैं कंपनी को कंट्रोल करूं और सैनिक शक्तियां, कमांडर इन चीफ की भी पावर मुझे यदि दे दी जाए तो मैं गवर्नर जनरल बनूंगा। इसीलिए 1786 के एक्ट, ध्यान रहे ये 1784 के पिट्स के इंडिया एक्ट से अलग नहीं है, इसी के तहत 1786 का एक एक्ट, उसमें संशोधन एक्ट था, उसमें संशोधन कर दिया गया और 1784 के पिट्स के इंडिया एक्ट में जोड़ दिया गया कि गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को कमांडर इन चीफ की भी पावर दी जाएगी। ये वही है ना 1786 का एक्ट। इसमें ये आया क्यों था, कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाने के लिए ये आया ही इसीलिए था। और इनको जो है कमांडर इन चीफ की भी पावर दे दी गई। अब यहां से पिट्स का इंडिया एक्ट तो पास हो गया, लेकिन अब इसी के बाद भारत में आता है चार्टर एक्ट। अब तक तो इंडिया एक्ट आता रहा, पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद इंडिया एक्ट आया और इंडिया एक्ट के बाद शुरुआत होती है अगले क्रम चार्टर एक्ट की। 1793 में चार्टर एक्ट आया, 1793 में चार्टर एक्ट आ गया। अब यहीं से, अच्छा, चार्टर एक्ट का मतलब होता है कि यहां पर इंग्लैंड की संसद ने वहां की जनता, वहां के बुद्धिजीवियों, बड़े बड़े राजनेताओं से भी राय सलाह लिया और सलाह लेकर के, यानी उनकी बुद्धि को हायर किया और हायर करके उनको चार्टर के रूप में, चार्टर एक्ट के रूप में इंडिया भेज दिया, इंडिया में प्रस्ताव पारित कर दिया। और 1784 में जो पिट्स का इंडिया एक्ट आया था उसे 1783 माना चाहिए था, तो उसके 10 साल बाद भेजा 1793 का एक्ट। इसको चार्टर एक्ट की शुरुआत यही से माना जाता है, यानी इसको कहा जा सकता है चार्टर एक्ट 1793। ठीक, ये 1793 का एक्ट चार्टर एक्ट की शुरुआत, यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, चार्टर एक्ट 1793। कंपनी के, इसमें देखिए हुआ क्या क्या, कंपनी के कार्य को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। कितने साल के लिए, 20 साल के लिए कंपनी के कार्यकाल बढ़ गए। अर्थात कंपनी का कार्यकाल कितना होना चाहिए ये इंग्लैंड की संसद तय करती थी, है ना, तो उसने कंपनी का कार्यकाल 20 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया 1793 में। और देखिए एक काम किया उसने, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों के वेतन और भत्ते, ये महत्वपूर्ण चीज है, भारत के कोष से दिया जाना तय हुआ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों के वेतन भत्ते भारत के कोष से देना तय हुआ और यह कार्य 1919 के अधिनियम तक चलता रहा।
मतलब लगभग 125 साल तक वो लोग काम इंग्लैंड का करते थे, लेकिन वेतन हम लोगों के राजकोष से लेते थे। दो चीजें यहां महत्वपूर्ण है। 1793 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का कार्यकाल 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भत्ता भारत के राजकोष से देना तय हुआ। अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल 16 सदस्य इंग्लैंड में रहता था, काम इंग्लैंड का करता था और वेतन भारत से लेता था। ये 1793 का जो है चार्टर एक्ट है। यहां तक हम लोग भारत के संवैधानिक विकास की बात करते हैं आगे, लेकिन देखते हैं कि किस तरह से कंपनी के कार्यों में कुछ अंतर आया। कंपनी के कार्यों में थोड़ा थोड़ा अंतर आया और कंपनी के कार्यों में जो अंतर आया उसमें कंपनी किस तरह से कंपनी पर और भी सरकार का नियंत्रण बढ़ता गया। 20 साल बाद किस तरह से कंपनी पर सरकार का और नियंत्रण बढ़ा। 1813 का चार्टर एक्ट इसी अर्थ में हम देख सकते हैं। अर्थात 1813 का चार्टर एक्ट जो है वो इसी मायने में काफी इंपॉर्टेंट है। वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार कंपनी के ऊपर सरकार अपनी अधिकारिता बढ़ा रही थी, नियंत्रण बढ़ा रही थी और कंपनी को धीरे धीरे वो कमजोर करते जा रही थी। आगे चलकर उसने संपूर्ण भारत से कंपनी को हटाकर पूरे भारत पर अधिकार ही कर लिया। ये चीजें आप आगे देखेंगे कि कैसे सरकार यानी ब्रिटेन की सरकार ने भारत पर कब्जा किया और अपने बीच से अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को ही हटा दिया। इसकी शुरुआत वो करती है 1813 से। तो नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में देखेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। तो 1813, 1833 और 1853 तक आखिरकार ये कार्य प्रारंभ हुआ। कैसे 1813 से शुरुआत होती है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू क्लास।